साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO-ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है मेक आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इस टेस्ट में आपके जीएस के साथ साथ हिंदी के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के तमिल संगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था। ये कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा, चेर शासकों द्वारा इन सम्मेलनों को साहित्य संरक्षण प्रदान किया गया। ये कथन गलत है, तो पहला सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, दक्षिण भारत कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है वही दक्षिण भारत है में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जानते हैं। संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था। 8वीं सदी में या सदी ईस्वी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को साहित्य संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, और ये साहित्यिक रचनाएं द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने रहे हैं। आगे बात करते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, तो देखिए, कथन दिया गया कि दूसरा तमिल संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये कथन गलत है। तो यहाँ पर कथन कारण जो है गलत है, तो कथन सही है, कारण गलत है। देखिए, तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया जिसे मुचुंगम कहा जाता है। माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे और इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, पहले का। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम ही उपलब्ध है। तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ, पहला तीसरा मदुरै में। और इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। आगे बात करते हैं। तोलकाप्पियम तोलकाप्पियम के ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, इसके लेखक तोलकप्पियर है, सही है। यह व्याकरण संबंधित एक ग्रंथ है, ये भी सही है। यह तृतीय तमिल संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है, नहीं, ये कथन गलत है। अभी हमने ऊपर व्याख्या में देखा कि ये द्वितीय तमिल संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा गलत है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 10 कविताओं का संग्रह है जो कि तृतीय संगम का दूसरा संग्रह ग्रंथ है। इसका नाम है पत्तू पात्तू। पत्तू पात्तू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तिरुकुरल को जो है क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी कहा जाता है। देखिए, पदिनी के पदीने किल कड़क्कू 18 कविताओं वाला एक आचार मूलक ग्रंथ है तथा यह तृतीय संगम साहित्य से संबंधित है। इन 18 कविताओं में महत्वपूर्ण कविता तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल है। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं तमिल साहित्य और उसके लेखक का, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, सिलप्पाधिकारकम इलागो अधिगल इसके लेखक हैं। मणिमेखले के शीतले सतनार हैं। तोलकाप्पियम के तोलकप्पियर हैं। तिरुकुरल के तिरुवल्लुवर हैं। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगम कवि को पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया था। तो किसने दिया था? तो इनको संरक्षण जो है कपिलर ने दिया था। किसने दिया था? कपिलर। संगम कवि कपिलर को पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया था। तो किस संगम कवि को दिया था? तो कपिलर को दिया था। कपिलर ने कलिथायके और कुरिंज पातु नामक ग्रंथ लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदों व मौर्यों का उल्लेख किया है। तो किसने किया है? किस तमिल कवि ने किया है? तो देखिए, मामूल नार ने। किसने? मामूल नार नामक तमिल कवि ने नंदों व मौर्यों का उल्लेख किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इन चारों में से जीवक चिंतामणि को जो है विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। तो देखिए, पहला, कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। बिल्कुल है। ठीक है। दूसरा, 8वीं सदी ईस्वी में इरैनार
अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया है, ये भी सही है। तो दो के दोनों यहाँ पे सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। देखिए, मेगास्थनीज, स्टेबो, प्लिनी और टालमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया है। इसी प्रकार से अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। संगम कालीन चेर राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। तो देखिए, चेरों ने आधुनिक राज्य केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों तथा तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया, यह कथन सही है। दूसरा, ईसा की प्रथम शताब्दी के पुगलुर शिलालेख से चेर शासकों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। 2 के दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन शासक शेन गुट्टवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इन कथनों में से कौन सा या से सही है। देखिए, शेन गुट्टवन जो है, शेन गुट्टवन चोल वंश के महान शासक थे? नहीं, शेन गुट्टवन जो है चोल वंश के नहीं, चेर वंश के महान शासक थे। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, वह दक्षिण भारत से चीन में दूध भेजने वाले पहले व्यक्ति थे, यह कथन आपका सही है। तो केवल दूसरा कथन सही, से बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, चेर राजा जो थे, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने आगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। चेरों के सबसे महान राजा सेन गुट्टवन या शेगुत्तवन ने थे, जिन्हें लाल या अच्छे चेर भी कहा जाता है। इन्होंने चेर राज्य में पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। इसे कर्णगी पूजा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन चोल राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था। चोल राजवंश के बारे में बात हो रही है, जिसे बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। सही है। दूसरा, चोल राजाओं में करिकाल एक महत्वपूर्ण शासक था, यह कथन भी सही है। तो 2 के दोनों कथन सही हैं, इसलिए ए ऑप्शन। देखिए, चोलों का जो राज चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, वो बाघ था और चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी थी। आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन पांड्य राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन है। पहला, यह राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था, जो पांड्य राजवंश था, यह कथन सही है। दूसरा, उरयूर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो बंगाल की खाड़ी के साथ थम्पर पराणी के संगम में स्थित थी। नहीं, यह कथन गलत है। उरयूर इनकी प्रारंभिक राजधानी नहीं थी। कोरकई जो है इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो बंगाल की खाड़ी के साथ थम्पर पहाड़ी के संगम में स्थित थी। बाकी सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। पांडवंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। आगे बढ़ते हैं। अगला है संगमकालीन पांड्य राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पांड्यों का उल्लेख मेगास्थनीज ने भी किया है। उन्होंने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था, कथन सही है। दूसरा, नल्ली व कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था, ये भी कथन सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। ध्यान रखिएगा, जो आपका पांड्य राज्य है, इस राज्य में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था तथा ईसा के शुरुआती शताब्दियों में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ करते थे और कलभ्रश नामक जनजाति के आक्रमण के साथ उनकी शक्ति का क्षय हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सुमेलित है? संगमकालीन राजवंश और किस राजवंश के प्रतीक हैं? तो देखिए, चोलों का जो प्रतीक था बाघ था, पांड्यों का मछली था, चेर का धनुष था। ये 3 के तीनों ही यहाँ पे सुमेलित हैं, इसलिए डी ऑप्शन 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो पहला, इस काल में राजा की शक्ति पर 5 पार्षदों का नियंत्रण था, जिन्हें पंचवारम के नाम से जाना जाता था, ये कथन सही है। पंचवारम या अथवा पंच महासभा। दूसरा, इस महासभा में गुप्तचरों को भी सम्मिलित किया जाता था, सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, जो आपका पंचवारम था, इसमें मंत्री, जिसे अमैचार, पुरोहितवार,
दूत, दुतार, सेनापति, सेनापतियार और गुप्तचर, ओरार सम्मिलित थे। आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन राज व्यवस्था और प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, संगम काल के दौरान वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। यह कथन सही है। इस काल में युद्ध में लूटी गई संपत्ति को राजकोषीय आय नहीं माना जाता था। यह कथन गलत है। राज्य की, देखिए, इसे माना जाता था, तो यहां पर पहला कथन आपका सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन, यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। युद्ध में लूटी गई संपत्ति को भी राजकोषीय आय माना जाता था और राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था, जबकि विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क भी लगाया जाता था। आगे बात करते हैं संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला, इस काल में सामाजिक स्तरीकरण के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कथन सही है। इस काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। यह कथन पहला सही है, दूसरा गलत है, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पुरुनानरू नामक ग्रंथ में चार वर्गों तुड्यन, पांडन, पड़यन और कडंबन का उल्लेख मिलता है, मतलब सामाजिक स्तरीकरण के प्रमाण मिलते हैं। और देखिए, इस काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी, दासों के लिए नियमित बाजार लगते थे। अगला है, संगमकालीन समाज वर्गों के संदर्भ में दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए आपका जो पुरुनानरू नामक ग्रंथ है, इसमें चार वर्गों का उल्लेख किया गया। यहां हमें बताना है कौन सा वर्ग किससे संबंधित रहा है। तो देखिए, सुरुडुम जो है ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग से, तो दो से मिलाइए। अरसर शासक और योद्धा वर्ग, मतलब तीन से मिला दीजिए। बेनिगर जो था व्यापारी वर्ग था, वन से मिला दीजिए। बेल्लाल जो है किसान थे, किसान वर्ग, तो चार से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2314 होना चाहिए यहाँ पे, 23। देखिए, बेनिगर क्या थे, बेनिगर जो थे आपके व्यापारी वर्ग है ना, तो ये 2314 होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। आगे चलते हैं। संगम काल के संदर्भ में दो सूचियां हैं। एक सूची में भूमि का नाम, दूसरे में प्रकार बताया गया है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, संगम कविताओं में 5 प्रकार की भूमियों की बात की गई है। मूल्य मतलब देहाती भूमि, इसे 2 से मिलाइए। मरुदम कृषि भूमि थी, 3 से मिला दीजिए। पालय रेगिस्तानी भूमि थी, 4 से मिला दीजिए। और नेथल समुद्रवर्ती भूमि थी, 1 से मिला दीजिए। और कुरुंची पहाड़ी भूमि थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2341 अर्थात आप आगे देखेंगे तो ये सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, संगम काल में कुरुंची शब्द का प्रयोग किया जाता था किसके लिए, ये जो पहाड़ी भूमि होती थी, अभी हमने ऊपर देखा पहाड़ी भूमि हेतु इसका इस्तेमाल करते थे या प्रयोग करते थे, तो ए ऑप्शन हो गया। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, इस काल में महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने की अनुमति थी, किंतु विधवाओं का जीवन दयनीय था। यह कथन सही है। दूसरा, समाज में उच्च स्तर पर सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। दो के दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, दक्षिण भारत में मुर्गन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है एवं भगवान मुर्गन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख किया गया है। यह कथन आपका सही है, पहला। दूसरा, संगमकालीन समाज बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से अपरिचित था, नहीं। संगम युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रसार दिखाई पड़ता है, इसलिए केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संगमकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, इस काल में कृषि मुख्य व्यवसाय एवं चावल सबसे प्रचलित फसल थी, सही है। इस काल में सूती वस्त्र उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, इस समय बहुत सारे उद्योगों के बारे में पता चलता है, जैसे हस्तकला में बुनाई, धातु के काम और बढ़ाईगिरी, जहाज निर्माण और मोतियों, पत्थरों तथा हाथी दांत का उपयोग करके आभूषण बनाना शामिल था। इस प्रकार के उद्योग मिलते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, देखिए
यहाँ पर जो हमने पहले एक बात की थी, इस काल में सूती वस्त्र उद्योग के भी प्रमाण मिलते हैं। तो देखिए, सूती और रेशमी कपड़ों की कताई एवं बुनाई में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त थी इस काल में। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उरैयुर में बुने हुए सूती कपड़ों की बहुत मांग थी। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक और बाहरी व्यापार था। सही कथन है। कारण अगस्टस टाइवेरियस और नाशो नीरो जैसे रोमन सम्राटों द्वारा जारी किए गए कई सोने और चांदी के सिक्के तमिलनाडु में पाए गए हैं। ठीक है, तो कथन कांड दोनों सही और स्पष्टीकरण भी, इसलिए बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से समूह की वस्तुएं संगम काल में निर्यात की जाती थीं? तो देखिए, हाथी के दांत, मोती और बहुमूल्य रत्न ये निर्यात किए जाते थे। ठीक है, और जो आयात होता था, घोड़ा, सोना, चांदी और मीठी शराब। आगे बात करते हैं संगम काल में। संगम काल में फिल इन द ब्लैंक करना है। शहर विदेशी व्यापार का एक, कौन सा शहर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया, क्योंकि कीमती सामान वाले बड़े जहाज इस बंदरगाह में प्रवेश करते थे या में प्रवेश करते थे। तो पुहार, पुहार जो शहर था ये। वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह तोंडी, मुसरी, कोरकई, अरिकमेडु और मरक्कानम भी थे। अगला है, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन नहीं, तीन कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सत्य है। तो देखिए, पहला, इसे शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा जाता है संगम युग को। सही है। इस काल में शिक्षक को कड़कट्टम तथा शिक्षा पाने वाले को पिल्ले कहा जाता था। सही है। तीसरा, इस काल में विद्यार्थी शिक्षा पूरी करने के बाद शिक्षकों को गुरुदक्षिणा देते थे। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संगम काल में भूमि मापन की इकाई थी? तो भूमि मापन की इकाई इन चारों में से क्या थी? महोती, वैली या महोती। ठीक है। अंबानम अनाज का माप होता था इससे। नाली, अलाकू और उल्लाक भी छोटे माप थे। आगे बढ़ते हैं, संगम काल में अवनम क्या था? संगम काल में अवनम क्या था? तो यह बाजार होता था। संगम काल में अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय में होता था एवं बाजार को अवनम कहते थे। कथन कांड का प्रश्न है अगला। कथन कांड का प्रश्न बताना है कौन सा सत्य है। तो देखिए, संगम काल में भूमि अधिकतर बेल्लाल जाति के हाथों में थी, जो धनिक कृषक वर्ग था। सही है। कारण बेल्लाल के प्रमुख को बेल्लीर कहा जाता था, यह भी सही है, परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संगम काल में खेतों में काम करने वाले मजदूर को क्या कहते थे? संगम काल में खेतों में काम करने वाले मजदूर को जो है कडेशियर कहा गया है। क्या कहा गया है? कडेशियर। धनिक कृषकों को बेल या आरशुक की उपाधि दी गई है और पांड्यराज ने कविदी की उपाधि दी है। और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा गया है? कडेशियर कहा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, तो देखिए, कथन है, संगम काल में राजा को मन्नम, वंदन, कार्वेन इत्यादि उपाधियां दी गई थी। सही है। कारण क्योंकि ये उपाधियां राजा एवं देवता दोनों के लिए होती थी। तो ये दोनों कथन सही है, परंतु स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, संगम काल में राजा के सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा को क्या कहते थे? तो इसे जो है मनरम कहा गया है। क्या कहा गया है? मनरम कहा गया है। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। राजा के दरबार को नलवे भी कहा जाता था। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी अथवा पिछली टुकड़ी को कुले कहा जाता था। और सेना में बिल्लाल मतलब धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सुमेलित है या है? तमिल संगम और उसके अध्यक्ष। तो देखिए, प्रथम संगम के अगस्त्य ऋषि थे। प्रथम संगम के अगस्त थे। द्वितीय संगम के नल्ली व कोडन नहीं। दूसरे के जो थे ऋषि, देखिए, दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इस संगम की अध्यक्षता भी ऋषि अगस्त ने ही की थी। तो पहले दूसरे दोनों की अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने की थी, तीसरे की नक्कीरर ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तीसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तमिल ग्रंथ शिलप्पाधिकारकम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। से सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, पहला, इसमें संगमकालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के साथ विदेशी व्यापार का भी उल्लेख मिलता है। सही है। इस महाकाव्य की नायिका कोवलन और माधवी की पुत्री मणिमेखला है।
ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। शिलप्पाधिकारकम के बारे में देखिए, शिलप्पाधिकारकम से संगमकालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, प्रमुखतया विदेशी व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। इसके रचयिता इलागो अधिगल थे। कथा का नायक कोवलन और नायिका कन्नगी एवं उपनायिका राजनर्तकी माधवी थी। ठीक है, मणिमेखले नहीं थी। मणिमेखले एक अलग ग्रंथ है, मतलब महाकाव्य है। ठीक है, मणिमेखले में भी सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है और इसकी रचना शीतल सत्यनारायण ने की थी। इस महाकाव्य की नायिका कोवलन और माधवी की पुत्री मणिमेखले है। आगे बढ़ते हैं। तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। तो पहला, यह जैन मुनि तिरुत्तुकदेवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। जीवक चिंतामणि सही है। इसमें कवि ने जीवक नामक राजकुमार का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, और इसमें जन्म से मोक्ष तक की आत्मा की यात्रा का सुंदर वर्णन किया गया है। तो दो के दोनों कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। संगमकालीन प्रशासनिक राज्य व्यवस्था में पूरा साम्राज्य मंडलम कहलाता था। सही है। संगम साहित्य में महिला शासिका का भी उल्लेख प्राप्त होता नहीं। संगम साहित्य में किसी महिला शासिका का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। संगम काल काशु कनम पोन आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए होते हैं? सिक्कों के लिए। तो काशु कनम पोन बेनपोन आदि सिक्कों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर विलोम संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, कौन सा एक तरुण शब्द का सही विलोम है? तरुण मतलब बालक, तो वृद्ध, तरुण का सही विलोम क्या हो जाएगा? आपका वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विश्वास का विश्वास, विषम का सम, वीर का कायर, विवेक का प्रज्ञ नहीं होगा, विवेक का अविवेक होगा, विवेक का अविवेक होगा, प्रज्ञ का मूढ़ होगा। तो डी सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण का विश्लेषण का विलोम है? तो देखिए, विश्लेषण का विलोम क्या होगा? संश्लेषण हो जाएगा। ठीक, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट हो जाएगा, संक्षेपण का विक्षेपण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पराजय का विजय, स्मरण का विस्मरण, अव्यवहारिक का आदर्शवादी नहीं होगा, अव्यवहारिक का व्यवहारिक होगा। ठीक है, अव्यवहारिक का क्या हो जाएगा? व्यवहारिक होगा। अव्यवहारिक और आदर्शवादी दोनों ही क्या है? एक दूसरे के समानार्थी हैं। विमुख का सन्मुख होगा, विमुख का सन्मुख। यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द दीर्घ का विलोम नहीं है? दीर्घ का विलोम नहीं है। तो देखिए, दीर्घ के विलोम में हर्स्व, सूक्ष्म, लघु ये तीनों आएंगे, परंतु बृहत जो है वो लघु का विलोम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? वीरान का आबाद सही है, विस्तृत का संक्षिप्त सही है, वैतनिक का वैतनिक का सवैतनिक नहीं, वैतनिक का अवैतनिक होगा, व्यक्त का अव्यक्त होगा। तो सी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, श्रांत का मलान ये सही नहीं है। श्रांत का क्या हो जाएगा? अश्रांत हो जाएगा। ठीक है, मलान का अमलान या प्रफुल्लता होगा। व्यर्थ का सार्थक सही है, व्यय का आय सही है, व्यष्टि का समष्टि सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, विद्या का विद्या सही है, रत का विरत होगा, रत और निरत दोनों समानार्थी हैं, इनका विलोम विरत होगा। तो सी बी वाला सही नहीं है। अमृत का विष, सामान्य का विशेष सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखें, यहाँ पर संपत्ति का विपत्ति, विभक्त का अविभक्त, अविभक्त, विदुषी का अज्ञानी, तो ये सभी के सभी क्या है? सुमेलित हैं। ऐसा कोई नहीं जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक शब्द अशुद्ध का विलोम है? अशुद्ध का विलोम, तो देखिए, अशुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? विशुद्ध। विशुद्ध या शुद्ध का विलोम अशुद्ध, मिलावटी, खोटा, ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द को सुमेलित नहीं है? देखिए, वादी का प्रतिवादी होता है, सौमनस्य का वैमनस्य होगा, अनुरागी का विरागी होगा। रागी और अनुरागी जो है दोनों समानार्थी हैं, इन दोनों का विरागी होगा। शक्तिशाली का शक्तिहीन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अवरोध का विलोम है? तो अवरोध का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा? अवरोध का विलोम आपका
विरोध होगा, ठीक है। जबकि अवरोध, समर्थन, सहमत, निर्विरोध ये सभी क्या है, पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द गुण सुमेलित नहीं है? तो देखिए, शिष्य का गुरु अमित्र का शत्रु नहीं होगा। अमित्र और शत्रु समानार्थी हैं, अमित्र और शत्रु का मित्र हो जाएगा। ठोस का तरल, ठोस का तरल, शिव का अशिव। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द गुण सुमेलित नहीं है? श्री गणेश का इतिश्री सही है, श्रद्धा का घृणा सही है, सभ्यता का असभ्य नहीं, सभ्यता का बर्बरता होगा, ठीक है। तो सी वाला सही नहीं, संतुष्ट का असंतुष्ट हो जाएगा। विफल का विलोम क्या होगा? विफल का विलोम क्या होगा? विफल का सफल होगा। विफल का सफल या असफल हो जाएगा। नहीं, देखिए विफल और असफल दोनों समानार्थी हैं, इसका विलोम सफल हो जाएगा, ठीक है। सत का असत हो जाएगा और अचेत का सचेत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमिलित नहीं है? तो देखिए, सच्चरित का दुश्चरित हो जाएगा, शुकर का दुष्कर सही है, प्रतियोगी का सहयोगी सही है, जल का निर्जल नहीं होगा, जल का थल होगा, और निर्जल का सजल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द गरल का विलोम है? गरल का विलोम सुधा होगा। देखिए, सुधा का विलोम, गरल का विलोम क्या? देखिए, गरल का जो समानार्थी है वो विष है, हलाहल है, ठीक, जल है, परंतु सुधा अमृत को कहते हैं, तो सुधा इसका क्या है? विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द गुण सुमेलित नहीं है? तो देखिए, संयोग का असित नहीं होता है, असित का सित होता है। यहाँ देखिए, असित का सित होता है, संयोग का वियोग होता है, तो पहला वाला सही नहीं है। स्वामी का सेवक, शिष्ट का संघार, संकल्प का विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द गुण सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विग्रह का संधि सही है, सुस्त का चुस्त सही है, परधर्म का विधर्म नहीं सही है। देखिए, परधर्म और विधर्म ये दोनों समानार्थी हैं, इसका जो अपोजिट होगा वो स्वधर्म होगा, तो सी वाला सही नहीं। कायर का साहसी सही है। बाधित का सही विलोम क्या होगा? बाधित का सही विलोम क्या हो जाएगा? बाधित का सही विलोम अबाध हो जाएगा, बाधित का अबाध हो जाएगा, शबाद का निर्बाध हो जाएगा, ठीक है, बंधन का मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जीएस और हिंदी के प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।